हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं कि हम लेसन 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिस लेसन का नाम है गुप्त काल या गुप्त युग भी कह सकते हो। हमने कल डिस्कस किया था कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, जो कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गुप्त काल जो साम्राज्य था बहुत ही समृद्धशाली था। ठीक है, वहाँ शांति थी, तो इस प्रकार उसको स्वर्ण काल, उनका जो राजनीतिक स्थिति था, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, वो बहुत ही अच्छा था। वो साहित्य कला में बहुत ही उत्तम थे। तो फ्रेंड देखिए, आज का हमारा यही प्रश्न है कि गुप्त काल की साहित्यिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर क्लासेस बाय अपडेट विद काजल। आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि गुप्त काल की साहित्यिक प्रगति का उल्लेख यानी साहित्यिक उन्नति के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो गुप्त काल साहित्यिक उन्नति का युग था। इसके स्टेटमेंट दिए हैं कौन, तो डॉक्टर त्रिपाठी ने इस पे अपना स्टेटमेंट या कथन दिया है, लिखा है, ये भी कह सकते हो। उन्होंने जो ये गुप्त काल जो साहित्यिक, उन पे ये कहा कि यह स्वाभाविक ही था कि इस सुरक्षा और सांप्रदायिक सुमुन्नति की दशा में धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में सक्रियता बढ़े और उन्नति हो। यानी स्वाभाविक था, क्यों? क्योंकि जो उनका राजनीतिक, आर्थिक, अगर धार्मिक, साहित्यिक, जो विज्ञान, कला, साहित्य, वो पहले से ही उसमें उन्नत था। तो ये तो स्वाभाविक बात है। ठीक है, वास्तव में इन प्रत्येक क्षेत्रों में गुप्तों का शासन काल में अभूतपूर्व उन्नति हुई। क्योंकि जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो गुप्त काल है इसको इंग्लैंड यानी एलिजाबेथ के शासन काल से इसकी तुलना की जाती है गुप्त काल को। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो गुप्त काल के शासक थे वो गुप्त वंशीय शासक तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी विद्वान थे और तथा विद्वानों को आश्रय व प्रोत्साहन भी दिया करते थे। एक तो पहली बात ये, वो खुद विद्वान थे और तलवार के भी धनी थे, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति विद्वान होता था तो वो उनसे ईर्ष्या नहीं करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, प्रोत्साहन करते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे। ठीक है, और उनकी इस प्रेरणा के कारण गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से चरमो उन्नति पर पहुंच गया था। ठीक है, ना कोई ईर्ष्या, मतलब शांति भाव के साथ हर एक जो शासक था वो भी विद्वान था। ठीक है, और कोई अदर मतलब विद्वान होता था तो उनको प्रेरणा दिया जाता था, उनका मनोबल बढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इसलिए यही कारण, इसी प्रेरणा के कारण जो उनका गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से बहुत ही उन्नतिशील था। अगला जो पॉइंट कहता है कि गुप्त शासकों ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को गौरवान्वित किया था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी प्रश्न ऐसा आ सकता है कि गुप्त शासकों ने राष्ट्रीय भाषा के किस रूप में और किस भाषा को गौरवान्वित किया था, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। तो वहाँ पे आप सभी का रहेगा संस्कृत, यानी जो गुप्त शासक थे राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को गौरवान्वित किया था। अगला पॉइंट कि गुप्तों के संरक्षण में संस्कृत भाषा और उसका साहित्य जिस रूप से विकसित और उन्नत हुआ वह अद्वितीय था। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुप्तों के संरक्षण में, गुप्तों के आप कह सकते हो संरक्षण में जो संस्कृत भाषा है, क्योंकि उन्होंने जो गौरवान्वित किया था किस भाषा को, तो संस्कृत भाषा को, और वही संस्कृत भाषा और उसका साहित्य जिस रूप से विकसित हुआ, उन्नत हुआ, वह अद्वितीय था। गुप्त युग के अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त युग के पंडित व साहित्य सेवी संस्कृत पद्य और दोनों के रचना शिल्प के सिद्ध हस्त और कुशल काव्यकार थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। देखिए गुप्त युग के अभिलेखों से पता चलता है कि क्या पता चलता है कि यहाँ के यानी जो पंडित यानी गुप्त युग के पंडित व जो साहित्य सेवी संस्कृत और पद्य दोनों के रचना शिल्प के सिद्ध हस्त और कुशल काव्यकार थे। आप देख सकते हो मतलब कि कितने मतलब ज्ञानी, गुणवान है ना, और काव्य के इस कौशल को अनुप्रेरित
अनुपाड़ित और उथित करने का श्रेय विद्या अनुरागी गुप्त सम्राटों को ही जाता है, जिनके प्रश्रय और संरक्षण में लक्ष्मी ने सरस्वती से अपना परंपरागत विरोध त्याग दिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देख सकते हो क्या बोला गया है कि गुप्त युग की काव्य रचना की शैली अत्यंत सुंदर और ललित थी। वो अत्यंत सुंदर और ललित थी और भाषा सुरमय एवं अलंकारपूर्ण थी। आप देख सकते हो कितना सुंदर। और गुप्त शासकों के राज दरबार में अनेक कवि और विद्वान रहते थे। गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान देखिए कौन कौन थे। हरिशेर यानी प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता, विशाख दत्त जो कि मुद्रा राक्षस के लेखक है। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं। और विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा किसके लेखक है, तो पंचतंत्र। और उसके बाद वसुबंध, वर्मा मिहिर, वाश, भारवी, शूद्रक, दंडिन, अमर, चांद्र व जैनेन्द्र यानी उनके राज दरबार में ये प्रमुख विद्वान थे। किसके राज दरबार में, तो गुप्त काल के राज दरबार में। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो हरिशेर हैं, ठीक है, हरिशेर। और विशाख दत्त के तो मुद्रा राक्षस के लेखक है। अगर वही बात करें पंचतंत्र के, तो इसके लेखक है विष्णु शर्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए वसुबंध, वराह मिहिर, बास, भारवी, शूद्रक, दंडिन, अमरचंद्र, चांद्र व जैनेन्द्र आ जाते हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना कर गुप्त काल को साहित्यिक उन्नत की ओर अग्रसर किया। और गुप्तकालीन विद्वानों में सर्वोपरि स्थान कालिदास का है। देखिए प्रश्न इस तरीके से आता है कि गुप्तकालीन विद्वानों में सबसे ऊपर यानी सर्वोपरि स्थान किसका है, तो वो कालिदास जी का है, ठीक है, जो संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और कालिदास ने शकुंतला, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम नामक 3 नाटक, कुमार संभव व रघुवंश नामक काव्य, ऋतु संहार नामक गीत काव्य तथा मेघदूत नामक खंड काव्य की रचना की है। तो कालिदास का ये जितने भी रचना है बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो चाहे हम अगर डीएलएड की बात करें या टेट, सुपर टेट या कंपटीशन के एग्जाम में बात करें, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका इतिहास अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हो, तो अगर आप सुपर टेट 2 या टेट 2 या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो अगर आप इसी में ही अच्छे से, और देखिए फ्रेंड्स आप सभी को टाइम भी मिल रहा है 6 मंथ का, और अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हो तो बाद में उतना दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सभी को बार बार कहती हूँ कि कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो अपने कॉपी में लिख लीजिए। और कालिदास का यानी गुप्त काल में सबसे सर्वोपरि स्थान जो है विद्वान का, वो कालिदास है, जिन्होंने रचना की थी शकुंतला, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और नाटक कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार और मेघदूत नामक खंड काव्य की रचना की थी। कालिदास निश्चित रूप से भारतीय काव्यात्मक शैली का सर्वोच्च विद्वान थे। और देखिए इसकी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर R.C. मजूमदार ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, क्या स्टेटमेंट दिया है कालिदास पर, कालिदास गुप्त युग के साहित्य आकाश का सबसे चमकदार नक्षत्र है, जिसने संपूर्ण संस्कृत साहित्य पर प्रकाश डाला। वो सर्वसम्मति से महानतम कवि और नाटककार था तथा उसकी कृतियां सभी युगों में अत्यंत प्रसिद्ध व लोकप्रिय रही है। तो किसने इनकी प्रशंसा की है, तो R.C. मजूमदार ने इनकी प्रशंसा की है। गुप्त काल में ही अनेक पुराणों की भी रचना हुई है तथा अनेक स्मृतियों को नवीन रूप में प्रदान किया। इसी युग में अनेक दार्शनिकों का भी आविर्भाव हुआ था, जिनमें दिगनाग, वात्स्यायन व स्वामिन प्रमुख। वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना इसी युग में हुई। तो फ्रेंड्स ये तो पूरा था गुप्त युग का साहित्य, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पता लग गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको केवल और केवल 50 वर्ड्स में लिखना होता है। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे कि क्या आपको अपने एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो लिखना होगा। तो देखिए अगर पूछा जाए गुप्त काल की साहित्यिक प्रगति का उल्लेख कीजिए, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो कि गुप्त का साहित्यिक उन्नत की युग था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि 2 नंबर का होता है तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा पॉइंट ये कि डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा था कि यह स्वाभाविक ही था कि इस सुरक्षा और सांप्रदायिक सुमोन्नति का दशा में धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में सक्रियता बढ़े और उन्नति हो। ठीक है, क्यों स्वाभाविक था? क्योंकि जो उनका राजनीतिक, धार्मिक ये बहुत ही अच्छा था, तो ये स्वाभाविक रूप से होने वाला था उन्नति। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो यानी कि जो गुप्त काल के जो भी शासक थे वो स्वयं विद्वान थे और जो दूसरे भी विद्वान थे उनको ये प्रोत्साहित करते थे, जिसके कारण गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से बहुत ही उन्नतिशील हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की काव्य के इस कौशल को अनुप्राणित और उत्थित करने का श्रेय विद्या अनुरागी गुप्त सम्राटों को ही है, जिनका प्रश्रय और संरक्षण में लक्ष्मी ने सरस्वती से अपना जो परंपरागत विरोध था उसको त्याग दिया। उसके बाद देखिए कि जो गुप्त शासकों में राज दरबार में जो विद्वान थे उनके नाम भी आप 1 से 2 पॉइंट लिख सकते हो। विशुर शर्मा, वसुवंत, या अगर आपको याद हो जाता है अगर आप इनका सभी का नाम लिख देते हो तो भी बेस्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण कि गुप्तकालीन विद्वानों में सर्वोपरि स्थान जो है वो किसका है? तो कालिदास का है। ठीक है, जो संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और देखिए उसके बाद आप रचना भी लिख सकते हो जैसे कि शकुंतला, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, तो ये 1 से 2 पॉइंट उनकी रचना लिख सकते हो। और उनकी प्रशंसा करते हुए कालिदास के बारे में आप जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर R.C. मजूमदार, ये लिख सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण कि गुप्त काल में ही पुराणों की रचना हुई है। तो बस इतना ही लिखना है जितना मैंने पॉइंट बताया। अब इससे ज्यादा आप सभी को अपने अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अति लघु उत्तरीय में पहला आपका जो प्रश्न है कि गुप्त काल के 2 महान सम्राट को नाम लिखिए। तो पहला तो समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा विक्रमादित्य। प्रश्न दूसरा कि गुप्त काल के 2 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो 2 साहित्यकार जैसे कि आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, कालिदास और हरिशेर। फाहियान कौन था और भारत क्यों आया था? फाहियान चीनी यात्री था और वह बौद्ध धर्म के स्थलों का भ्रमण करने भारत आया था। समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यव्रत के राजाओं में से किन्हीं 2 राजाओं के नाम लिखिए। तो रुद्रदेव और मतिल। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया और कब किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 उपलब्धियां लिखिए। तो क्षत्रपों का अंत और गण राज्यों का विनाश। कालिदास के 2 ग्रंथों का नाम लिखिए। अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश, ठीक है, महाकाव्य। अगला है कि अजंता वर्तमान में किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण किया था? सूरदर्शन झील का। हुड़ों का आगमन किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ था? कुमारगुप्त। ये देखिए फ्रेंड जितने भी ये अति लघु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों का नाम लिखिए। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल के भूमिकर को क्या कहते हैं? तो गुप्त काल में भूमिकर को भाग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने जब शुरू में यूपीडीएलएड 2nd सेमेस्टर की क्लासेस चलाई थी सामाजिक अध्ययन का, तो उसमें हमने बहुत ही विस्तार और कहानी के थ्रू पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ ये आंसर कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को राज्यपाल कहते हैं। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था गुप्त काल में। गुप्त वंशीय शासन की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंशीय शासन की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। वराहमिहिर कौन था? तो वराहमिहिर गुप्त कालीन का महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य था। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो हिंद यूनान इंडो यूनानी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो फ्रेंड्स ये पूरा समाप्त होता है और जो आपका लेसन तीसरा है वो है वर्धन वंश। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए देखिए अब हम जैसे कि
इससे रिलेटेड जो आपका लेसन 2 है, इससे रिलेटेड हम बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लाएंगे ताकि आपके प्रश्न उससे बहुत ज्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और देखिए फ्रेंड्स, हम जो बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं वो यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे को हम डेली रात के 9 बजे हर एक सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि गुप्त काल का जो साहित्य था इसके बारे में हमने थोड़ा जाना, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे। अब जो बारी है वो है बहुविकल्पीय, तो हम तो रात के 9 बजे डिस्कस ही करते ही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और जो आप अपना प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। तो मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, साइंस की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।